Good morning, everyone. Today we will start a new chapter that is हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोगों ने नोमेनक्लेचर में पढ़ रखा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, डेफिनेशन है इसका, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के टाइम भी हाइड्रोकार्बन पे डिस्कशन किया था और आपने क्लास 10th में भी हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा होगा। तो चलो बेसिकली हाइड्रोकार्बन को देखा जाए। हाइड्रोकार्बन तो दो पार्ट से यहाँ पे, फर्स्ट इज द हाइड्रो एंड सेकंड इज द कार्बन। हाइड्रो का मतलब भी क्या होता है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कार्बन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही अवेलेबल है, तो वी कॉल इट हाइड्रोकार्बन। इस वाले में देखो, तीन हाइड्रोजन यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ और तीन यहाँ पे। तो ये भी क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब आगे चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता है कि बेसिकली हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोकार्बन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द अल्केन। अल्केन क्या होता है? जहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड अवेलेबल हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्केन बोलते हैं। अल्कीन क्या हो गया? एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, वन से ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम एक डबल बॉन्ड हो, देन वी कॉल दैट हाइड्रोकार्बन एज अल्कीन। एंड अल्काइन क्या होता है? एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, देन वी कॉल इट अल्काइन। नेक्स्ट चले तो बेसिकली क्या है, हमारे पास तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो इस पूरे चैप्टर को भी हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन चालू करेंगे। तो अल्केन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे कि अल्केन क्या होता है। आपने क्लास 10th में ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा, बट मैं उन सभी चीजों को फिर से एक बार रिवाइज करता चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अल्केन का डेफिनेशन देख ले। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन। तो क्या बोला? ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंटेन किया हो तो ही उसको हम क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे। दीज आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स, पैरम एंड एफिन्स, इसका मतलब ही क्या होता है? पैरम एंड एफिन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट लेस रिएक्टिव। मतलब क्या हो गया? अल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। मतलब रिएक्टिविटी क्या होती है? काफी कम होती है। इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है? होगी काफी ज्यादा होगी। और जो सोर्स होते हैं अल्केन का, जो बेसिक सोर्स है दैट इज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम हो गए, केरोसिन हो गए, दीज आर द बेसिक सोर्स। साथ ही साथ वेजिटेबल ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, केरोसिन, दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ अल्केन। अब अल्केन के जनरल फॉर्मूला पे आ जाइए। जनरल फॉर्मूला पे आकर के चलिए, तो CnH2n प्लस टू, ये होता है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। ऐसे मैं लिख लू यहाँ पे CH3, CH2 एंड CH3। तो कितने हो गए जनरल फॉर्मूला में? 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 2 8, तो 8 होने चाहिए। 3 प्लस 3 6 2 8 आ रखा है 8। दैट इज जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन। Then the third point is hybridization of carbon। अब देखो, अल्केन में जितने भी कार्बन होंगे सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करना है, डबल बॉन्ड तो बनना नहीं चाहिए। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है तो क्या होगा? सभी सभी के पास चार बॉन्ड होंगे, और अगर चार बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस वाले का भी क्या है? sp3, और इस वाले का भी क्या है? sp3। तो अल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? इट विल बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल समझते हैं आप लोग? दैट विल बी टेट्राहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स।
दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अल्केन। रेस्ट के लिए आप लोग एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे या महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक जो है उससे जरूर पढ़ लेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे चले तो बेसिकली यहाँ पे अल्केन अल्किन अल्काइन में हमें दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट कि उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, सेकेंड क्या होगा हमारे लिए कि उनके रिएक्शंस क्या क्या हैं। देन थोड़ा बहुत उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वो हम लोग उसके रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन अल्काइन या अल्केन में ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। तो बेसिकली हर चैप्टर, बेसिकली इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं और हर एक पार्ट में दो चीजें पढ़नी है। पहला जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकेंड इज द रिएक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहां पे चलेंगे, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब किन किन तरीकों से अल्केन को प्रिपेयर किया जाता है, हम उसके बारे में चले। तो फर्स्ट तरीका जो है हमारा, तो फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोजेनेशन, हाइड्रोजेनेशन ऑफ अल्कीन, और अल्काइन भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये रह गया है अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन के हाइड्रोजनेशन से भी बन सकता है और अल्काइन के हाइड्रोजनेशन से भी बन सकता है। तो अल्कीन और अल्काइन के हाइड्रोजनेशन से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन एंड सेकेंड इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो एक एक करके हम दोनों ही रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन, इस पे चलेंगे। तो देखिए कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल जो कुकिंग के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, साथ ही साथ सनफ्लावर ऑयल, उनका जब वनस्पति घी में कन्वर्जन होता है, बेसिकली घी, और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझो, बेसिक सी बात है। वेजिटेबल ऑयल दिस रिप्रेजेंट ऑयल एंड दिस रिप्रेजेंट फैट। क्या है फैट? वनस्पति घी, जितने भी घी होते हैं दैट इज इन द सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बेसिकली हम क्या कंसीडर करें, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजेनेशन। तो वनस्पति घी को हमने क्या बोला, दैट इज वी कैन इंडिकेट इट बाय फैट, और ये क्या है, ऑयल। तो बेसिक सी बात ये है पहले कि ऑयल एंड फैट में डिफरेंस क्या है। तो देखो ऑयल एंड फैट दोनों ही जो हैं वो फैटी एसिड का डेरिवेटिव है। ग्लाइसरोल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल का जो एस्टर होता है दैट इज बेसिकली द कंपाउंड विच क्रिएट ऑयल एंड फैट। उन्हीं से मिलके क्या बना होता है, ऑयल एंड फैट बना होता है। और मैं बोलूं कि ऑयल एंड फैट का जो बेसिक यूनिट है दैट इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। तो इनसे मिलके दोनों ही बने होते हैं। फिर दोनों को अलग अलग नेम क्यों दिया, हमने एक को ऑयल बोला दूसरे को फैट बोला, ऐसा क्यों बोल रखा है। तो देखो अगर मैं माना कि ये एस्टर पार्ट है, हमने क्या बोला, फैट और ऑयल इज द एस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का क्या है, ये एस्टर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये एस्टर का पार्ट है और जो ब्रांच चेन है तो उस एस्टर में पड़ा, एस्टर आपने क्या पढ़ रखा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन आर डैश। तो यहाँ भी एक चेन है, यहाँ भी एक चेन है। तो मैं किसी भी एक चेन को लेकर के बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली हम बायोमोलिकुल्स में फिर से पढ़ेंगे, तो अभी उतना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं उसको बताता हूँ। तो क्या है कि ये जो हमारा एस्टर पार्ट है और इसमें जो ब्रांच है आर या आर डैश, बेसिकली दैट इज आर, ये बेसिकली क्या, आर आर का पार्ट होता है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये अगर दिस इज अनसैचुरेटेड, अगर ये पार्ट अनसैचुरेटेड होता है देन वी कॉल इट ऑयल। क्यों कहते हैं कि अगर ये पार्ट अनसैचुरेटेड होता है देन इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मीन्स जो फैटी एसिड का ब्रांच है, कार्बन चेन है, अगर फैटी एसिड का कार्बन कार्बन चेन अनसैचुरेटेड हो देन इट विल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। और वहीं पे अगर ये सैचुरेटेड चेन बन जाता है, अगर ये चेन सैचुरेटेड हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। क्योंकि
सैचुरेटेड चेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस फैटी एसिड का डेरिवेटिव अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड फैट, और अगर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है देन वी कॉल इट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर डिफाइंड दैट इज बेसिकली 25 डिग्री टेम्परेचर ही यूज किया जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनके पास अनसैचुरेटेड चेन है। और सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड चेन है। ये डिफरेंस भी क्यों आया है तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म पढ़ने के बाद थोड़ा समझ में आएगा क्यों हो सकता है, वो मैं ज्यादा क्लियर बता दूंगा, वो आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर इसमें डिफरेंस क्यों आते हैं। बेसिकली दो कारण होते हैं डिफरेंस आने के। पहला कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या है, देखो यहाँ पे H2 ऐड हो जा रहा है। H2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है इस मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और हमने पढ़ रखा है कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो वंडर वॉल इंटरेक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो वंडरवॉल इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करेगा। वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करने की वजह से ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है। दूसरा क्या है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इंटरेक्शन क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये दो बेसिक चीजें हैं, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म मैकेनिज्म नहीं, इसका मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद आपको वो समझ में आ जाएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चले, तो हाइड्रोजनेशन कहाँ पे यूज करते हैं, ये बात आपने समझा कि हम लोग वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन का यूज करते हैं। अब एक चीज और आपने पढ़ा होगा, कुकिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं। और जो देखो एनिमल फैट्स जो होते हैं, एनिमल एनिमल फैट्स जो हैं उसमें भी जो ब्रांच होते हैं, कार्बन का जो चेन होता है दैट इज अनसैचुरेटेड। क्लियर है। एनिमल फैट्स में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड चेन अवेलेबल होता है। तो कुकिंग पर्पस के लिए और अनसैचुरेटेड चेन जो फैटी एसिड विथ अनसैचुरेटेड चेन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इस वजह से हम लोग जो यूज करते हैं, सॉरी अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड चेन, सॉरी सैचुरेटेड चेन जो होता है, अगर फैटी एसिड के पास सैचुरेटेड चेन है तो सैचुरेटेड चेन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। बट वहीं पे अगर अनसैचुरेटेड हो तो ये हार्मफुल नहीं होता है। इस वजह से कुकिंग के पर्पस के लिए हम लोग वेजिटेबल ऑयल मतलब अनसैचुरेटेड ब्रांच्ड फैटी एसिड डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। क्लियर है। चलो, तो ये बात समझा। तो नेक्स्ट आगे बढ़े कि हाइड्रोजनेशन में होता क्या है। हाइड्रोजनेशन में होता क्या है, तो आप देखेंगे बेसिकली हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि एक अल्कीन में, एक जो अल्कीन होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, H2 को ऐड करते हैं, मतलब हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, दैट इज हाइड्रोजनेशन। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके H यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजनेशन। तो क्या हुआ हाइड्रोजनेशन में, बेसिकली अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। आपको याद होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब पढ़ाया था तो वहां पे यही चीज हमने बताया था। तो ये यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया आपका कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहाँ पे यूज करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन कंटेन क्या होता है, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। और वनस्पति घी या फैट्स में क्या होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चले कि अब मैकेनिज्म देखिए कि बेसिकली होता क्या है इस रिएक्शन में। तो मैकेनिज्म देखेंगे तो बेसिकली मैकेनिज्म में H2N निकेल PD NPT। तो निकेल PD PT पता है क्या आपको, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट पता है। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28, पीडी का कितना है 48, पीटी का कितना है 78। क्लियर है, ये आपको आता ही होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे देखिए अभी क्या है, तो ये जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं बेसिकली ये कैटालिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। इनका काम क्या होता है, इनमें एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टीज होती है।
जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, खास करके निकेल, पीटी एंड पीडी, इनमें एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या होता है, रिएक्शन को एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे कि हाइड्रोजनेशन मतलब डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होता है। तो थोड़ा ये समझो कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन, डी है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, तो आपने वाटर फिल्टर देखा होगा। बेसिकली आप कोई सा भी वाटर फिल्टर देखें तो उसमें जो सेल यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, जो सेल का यूज किया जाता है, उसको उस सेल को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें स्मॉल स्मॉल ब्लैक कलर के कुछ सॉलिड पड़े होंगे, बहुत सारे सॉलिड से वो बड़ा होता है। बेसिकली वो जो ब्लैक ब्लैक सॉलिड्स है दैट इज चारकोल। तो चारकोल का देखो बेसिकली काम क्या होता है, तो चारकोल मीन्स कार्बन पार्टिकल्स हैं। तो ये कार्बन पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब वाटर उससे पास कर रहा होता है, अगर हमारे पास ये फिल्टर है और इससे अगर मैं वाटर पास कर रहा हूं, इसके अंदर क्या डाल रखा है, चारकोल डाल रखा है। तो जब आप इससे वाटर पास कराएंगे तो क्या होता है, वाटर में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जब भी कार्बन के सरफेस के टच में आते हैं तो कार्बन से अटैच हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे एक सरफेस है और जैसे कुछ इसके ऊपर से जा रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको कैच कर ले रहा है। कैच कर मतलब अपने से अटैच करके रख ले रहा है। क्लियर है। तो इसी बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। बेसिकली आपको याद हो तो क्लास 9th में आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा। क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज करते हैं, डिफरेंट कलर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। मतलब वाटर से कलर पार्टिकल्स को सेपरेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, कि हमने वाटर लिया उसमें इंक डाला, अब अगर मुझे सेपरेट करने वाटर और इंक को, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें एक्टिव चारकोल, चारकोल का पाउडर डाल देते हैं, कुछ टाइम स्टेयर करो उसको, फिर उसको फिल्टर कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, क्लीन वाटर मिल जाएगा। 9th में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है चारकोल का, वो क्या है, वो क्या करता है कि जो कलर पिगमेंट्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने सरफेस से अटैच कर लेता है। सरफेस पे अटैच होने से क्या होता है, वो वाटर से सेपरेट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली अंदर तक वॉल्यूम तक स्प्रेड करते हैं, मगर एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ सरफेस पे वो अटैच होते चलते हैं। बात समझा ये चीज। तो क्या बोला कि जो ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स क्या होता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, जिस सरफेस पे क्या होता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाने का मतलब कुछ सिनेरियो समझो, कुछ इस टाइप का है कि ग्राउंड है, उसमें पूरे क्रॉप्स लगे हैं, छोटे 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 पूरे क्रॉप्स क्या होते हैं, पूरे ग्राउंड पे लगे हुए हैं। तो कुछ उस टाइप का ही सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये क्या है, कंप्लीट प्लेट है हमारा मीन्स ग्राउंड, और इस पे ये क्रॉप्स के पार्ट, क्रॉप्स के जैसे ये अवेलेबल है, हाइड्रोजन क्या है, एब्जॉर्ब है। क्लियर है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर से अल्कीन को पास कराएंगे तो ये हाइड्रोजन क्या होता है कि इसके डबल बॉन्ड को, दोनों ही हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड को पोलराइज करता है और इससे अटैच हो जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझे तो मैंने इधर समझाया है कि देखो, मैंने माना कि ये जो हमारा है ना सरफेस है, ये एक मेटल है, मान लिया कि दैट इज निकेल। मैं मान लेता हूँ इस वाले को, ये क्या है, हमारा निकेल ही है। तो निकेल का ये सरफेस है। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2 को पास कराएंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर से H2 को पास करा रहे होंगे तो क्या होगा, H2 इस पे, हाइड्रोजन इस पे एब्जॉर्ब होता चलेगा। अब थोड़ा सा टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है निकेल के लिए, तो जब भी टेम्परेचर सप्लाई किया है तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुआ है और टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक होने लगता है। मीन्स बॉन्ड क्या होता है, टूटने लगते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आने लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आने लगेगा। अब देखो तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए, तो क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके सेपरेट इसके सेपरेट। तो डुप्लेट जो कंप्लीट कर रखा था वो अब पार्शली ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक कर रहा है तो मैं क्या बोलूं कि ये एक्टिव हो गया। तो देखा ये मेटल प्लेट ने क्या किया, फर्स्ट काम इसने सरफेस प्रोवाइड किया, दूसरा काम इसने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया एंड थ्रू एब्जॉर्प्शन इट एक्टिवेट द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है। अब जैसे ही इसके ऊपर से अल्कीन पार कराएंगे तो अल्कीन के पास एक पाई क्लाउड है, यहाँ पे पाई क्लाउड अवेलेबल है, और यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन एक इधर सेपरेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर सेपरेट कर रहा है।
तो ये क्या करता है, इस अल्कीन के डबल बॉन्ड को पोलराइज करना चालू करता है। तो अल्कीन का ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये भी क्या होता है, धीरे धीरे वीक होने लगता है, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगता है। मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्ड था और दूसरा बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे वीक होने लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने लगेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको सप्लाई की, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने लगा। सेम टाइम पे इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन चालू हो जाएगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन ने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन ने दोनों कार्बन को पोलराइज किया, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक हुआ, और इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया और इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया, और फाइनली क्या हो गया, जैसे ये दोनों इंटरेक्ट हुआ तो ये बॉन्ड क्या होने लगेगा, फिर वीक होने लगेगा, और ये इसके साथ और ये इसके साथ यहां से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? बात समझा? जब यहाँ पे रिमूव हुआ तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आ गए, क्या आ गया हमारे पास, तो पहले से दो H है हमारे पास, पहले से दो H हैं, और अभी क्या हो गया, दो H और मॉलिक्यूल्स में अटैच हो गया है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजनेशन। बात क्लियर है? समझा यहां तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए एक बार शॉर्ट में क्या बताया हमने आपको, कि क्या है कि एक मेटल सरफेस जो निकेल पीटी एंड पीडी है, ये क्या होता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। तो इसने सरफेस प्रोवाइड किया। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस पे हाइड्रोजन अटैच हो गए, फिर उसके ऊपर से हमने क्या कराया, अल्कीन मॉलिक्यूल्स को पास कराया। तो जब भी अल्कीन मॉलिक्यूल्स को पास कराया तो यहाँ पे H था और यहाँ पे एक H था, तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किया, और इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किया। तो बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक किया, और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H अटैच हो गए। तो क्या बोला, दैट इज हाइड्रोजनेशन। ये समझ गए? तो चलिए अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हैं, हम लोग उसको देखें। निकेल पीडी पीटीएन, रेनी निकेल बेसिकली, रेन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने निकेल पाउडर का यूज किया था, इसलिए उन्होंने क्या बोला इसको, रेनी निकेल, विच इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकेल, आर यूज्ड एज द कैटालिस्ट विच प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन। क्या क्या कैटालिस्ट का क्या क्या काम है, दो काम बताया हमें आपको, एक तो सरफेस प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर रहा है बाय एडजॉर्प्शन। सेकेंड पॉइंट देखिए, दीज दीज मेटल हैव प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस। तो इन मेटल के पास क्या होता है, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। PT and PD give reaction, PT का क्या है एटॉमिक नंबर 78, दैट इज 48, गिव रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। तो क्या बोला, PD और PT जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन दे सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है इट कैन बी डन एट रूम टेम्परेचर, मतलब बेसिकली रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो सकता है। बट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड फॉर निकेल, बट निकेल के केस में क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा चाहिए होगा। हायर टेम्परेचर एटलीस्ट 200 डिग्री के आसपास टेम्परेचर एंड 200 डिग्री आसपास 2 एटमॉस्फेयर एटीएम के आसपास 200 एटीएम के आसपास प्रेशर रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ निकेल, अगर निकेल कैटालिस्ट यूज किया जाए तो। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज सिन एडिशन। तो इस चीज को समझो पहले कि व्हाट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या है, सिन एंड एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है उसको समझिए थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे अभी क्या बताया आपको हमने कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और इधर भी दो H है, इधर भी दो H है, लिख दिया। अब ये सरफेस है, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब जो एडिशन हो रहा है H का, तो हमने क्या बताया, H के एडिशन के लिए सबसे पहला बॉन्ड काम क्या हो, ये बॉन्ड ब्रेक किया, फिर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई की और इसने इसको सप्लाई की। जो रिजल्ट हुआ हमारा C
CH2 और ये भी CH2 है, एंड यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो दोनों ही H जो हैं वो देखा जाए तो क्या होता है, सेम साइड से अटैच कर रहा है। सिंस ये दोनों सेम साइड से अटैच कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, दैट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब ही क्या हो गया, ग्रुप का अटैच होना, ग्रुप का अटैच होना फ्रॉम सेम साइड। अगर सेम साइड से ग्रुप अटैच हो रहे हैं दैट इज सिन एडिशन। एक और एग्जांपल देख लो आप इस वाले का। जैसे कि मेरे पास ये 6 मेंबरिंग है और डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो इस वाले में अगर हमने H2 से रिएक्शन कराया, निकेल से या Pt से, किसी से भी कराओ, तो क्या है, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ एक मिथाइल, यहाँ भी एक मिथाइल। तो अब देखो क्या होगा, अभी तो ये दोनों मिथाइल प्लेन में थे, बट अब जैसे ही H आएगा तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगा, कि अनसैचुरेटेड विल कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड। तो जब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, चेंज होगा। अब sp3 हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक दोनों ही मिथाइल ऊपर आ गए, ऊपर के साइड, और H क्या हो जाए, नीचे के साइड। ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो दोनों ही H हैं वो ऊपर साइड आ जाए, और हो सकता है ना ऊपर से भी अटैक कर सकता है, मतलब अगर ये अपोजिट साइड से आ जाए तो। और जो मिथाइल है वो हमारा बिलो द प्लेन, यहाँ भी क्या हो जाए, H ऊपर हो जाए और मिथाइल क्या हो जाए, बिलो द प्लेन। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर कोई इस टाइप से लिख के थे कि इस टाइप का कुछ, कि यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे H नीचे है, और यहाँ पे H ऊपर हो गया और मिथाइल नीचे हो गया, तो ये पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो H और H क्या हो गया, एंटी हो गया ना, एंटी। अपोजिट साइड से कैसे अटैक करेगा, क्योंकि सरफेस है ना, तो सरफेस में दोनों H क्या होंगे, सेम साइड अवेलेबल होंगे। तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है कार्बन तो क्या होगा, दोनों को सेम साइड से कैच करेगा, सेम साइड से दोनों हाइड्रोजन अटैच होंगे कार्बन पे। क्लियर है, तो इस वजह से क्या बोला, दैट इज सिन एडिशन। थर्ड पॉइंट देखिए, और थर्ड नहीं, फिफ्थ पॉइंट आ जाइए, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या बोला कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो समझो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला इसको, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, और इसको हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, एच एंड एच, और यहाँ पे क्या हो गए, सी एन सी, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ऑलरेडी हमने आपको ये एक्सप्लेन करके दिया था कि इसको ब्रेक करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हुआ, इसको ब्रेक करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हुआ, और इसके बनने में कितना एनर्जी एनर्जी रिलीज किया गया है। तो क्या बोला, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है। तो अब देखो, हाइड्रोजन 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 एंड कार्बन हाइड्रोजन, तो बताया था कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्गर होता है इसका मतलब इससे ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी, इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है फॉर्मेशन, सॉरी ब्रेक करने के लिए, वो फॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है, उतना एनर्जी ही वो मॉलिक्यूल्स रिलीज किया होता है, यही चीज होता है। तो अगर मैं एक तरीके से ये भी कंसिडर कर लूं कि चलो दो सिग्मा बॉन्ड है ना, दो सिग्मा बॉन्ड है, दोनों का एनर्जी इक्वल है, जितना ये गेन किया है, जितना ये गेन किया है उतना ही ये रिलीज किया है, ये मान लेता हूं तत्काल। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि CH क्या है, स्ट्रॉन्गर है ना, CH अगर स्ट्रॉन्गर है तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा दैट विल बी मोर देन एनर्जी गेन बाय दिस मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स। तो बट हम समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कि इस वाले में क्या है हमारे पास,
कि इन दोनों का एनर्जी सेम है। तो अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। हमें पता है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो अगर पाई बॉन्ड वीकर है तो उसको ब्रेक करने में क्या लगेगी, कम एनर्जी लगेगी। इसमें क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज जो है वो क्या है, एनर्जी गेन से ज्यादा है या नहीं। तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए हमेशा क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेफिनेशन में क्या लिख बताया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो जो एनर्जी रिलीज की जा रही है उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और इसी के वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन क्या हो गया हमारा, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग सवाल पे चले। क्वेश्चन ऑन हाइड्रोजनेशन। तो सवाल करके बताइए, बेसिक से सवाल है, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये निकालने हैं। तो क्या दे रखा है, H2N निकल दे रखा है। तो रिएक्शन कराने हैं, क्या करने हैं, H अटैच करना है। डबल बॉन्ड में क्या करना है, हमें बस H अटैच करना है। तो यहाँ पे एक H अटैच कर दिया और यहाँ पे एक H अटैच कर दिया। इस वाले में देखो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या बताया, सिंगल, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही रिड्यूस हो सकते हैं। इवन कुछ रिंग भी रिड्यूस होते हैं। तो क्या होगा, पहली बार दो एच एक तरफ से अटैच हो गए और ये अल्कीन में कन्वर्ट हुआ, फिर से फर्दर रिएक्शन हो जाएगा। और अब की बार क्या होगा, ये तो थे ही एच एक साइड से और दूसरे साइड से फिर से एच हमारा अटैच हो जाएगा। तो कहां पे जाके रुकेगा, अल्कीन पे जाके रुकेगा। अब इस सवाल में देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का यूज करें। तो बताइए कितने पाई बॉन्ड है, दो। तो कितने का यूज करेंगे, तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। तो कितने आ गए हमारे पास, एक मॉलिक्यूल यहाँ से और एक मॉलिक्यूल यहाँ से। तो टोटल कितने हो गए, X विल बी 2। क्लियर है यहां तक, समझा ये वाली। चलो इसके आगे कुछ सवाल हैं, आपको पहले सॉल्व करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला सवाल है, इसका आंसर बताओ फिर ये वाला करो। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, फटाफट सारे सवाल लिखो पहले, इन सभी को ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 अभी बताया था आप लोगों को, क्या करेंगे इस वाले में। तो अभी क्या होगा कि डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे और सेम साइड से हम लोग क्या करेंगे, H को अटैच कर देंगे। H अबव साइड से भी हो सकता है और बिलो साइड से भी हो सकता है। रोटेट करके रख दोगे तो सेम ही चीज आ जाएगा। अबव साइड लिखो, बिलो साइड लिखो, सेम ही चीज आ जाएगा। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करके बताओ कि इसमें क्या बनेंगे, प्रोडक्ट में क्या होगा। तो देखो ये सवाल पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे रेस्ट, क्योंकि आगे भी इसके कुछ सवाल हैं तो फिर वो आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख लेता हूँ। तो इसको इधर लिख लिया और यहाँ जो CH3 है इसको कुछ वर्टिकल लाइन में भी लिखो थोड़ा सा इधर, ये CH3 एंड यहाँ पे, यस यहाँ पे PH और यहाँ पे PH। अब देखो क्या बताया है आपको हमने कि हाइड्रोजनेशन में सिन एडिशन होता है, H सेम साइड से आता है। अब या तो H इस साइड से आएगा या तो H इस साइड से आएगा। तो अगर H इस साइड से आता है, H अगर इस साइड से आ रहा हो तो इस टाइप का इंट्रैक्शन होगा, होगा या नहीं। तो अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देखिए, कार्बन एंड कार्बन। जो CH3 अवब था का मतलब क्या, ये इसी लाइन के आसपास होगा, एक ही तरफ होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक ही साइड होंगे।
तो इसको क्या करो, इस वाले को आप इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको मॉलिक्यूल रिजल्ट निकालने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको CH3 को ऊपर लिख लीजिए और ये CH3 को वर्टिकल लाइन में लिख लीजिए। तो सीधा हमारा आंसर फीसर प्रोजेक्शन में आ जाएगा। पीएच यहाँ आ गए। अब क्या करो, एक तरफ से H इधर और एक तरफ से H यहाँ पे अटैच कर दें। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह अगर H हमारा इस साइड से होता, अगर H हमारा इस साइड से होता, H एंड H, तो अब की बार क्या होता, इस कार्बन का इसके साथ इंटरेक्शन होता, तो इस H की रिपल्सन की वजह से पीएच क्या आ जाता, अपोजिट साइड। ये भी पीएच क्या हो जाता, अपोजिट साइड। तो मैं इसको लिखता तो कुछ इस टाइप से लिख लेता मैं। तो यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास H, यहाँ पे आ गए H, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे PH और यहाँ पे PH और यहाँ पे क्या आ गया CH3। क्लियर है। अब देखो इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं रोटेट कर दूं, इस मॉलिक्यूल्स को मैं अगर 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो ये मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो दोनों क्या हैं, सेम मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि कायरल सेंटर देखो, ये तो कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए क्या हो गया हमारा मीजो कंपाउंड। क्लियर है, बात समझा है। इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है जो हमने पढ़ रखा था 100 हॉर्स वाले, हम लोग उससे भी कर सकते हैं। तो 100 हॉर्स से देखो उसको कैसे करें। आप चाहे तो 100 हॉर्स से भी कर सकते हैं। तो देखो इस वाले को तो क्या करने हैं कि H अटैच करना है। मैं ऊपर से भी अटैच कर सकता हूँ, नीचे से भी अटैच कर सकता हूँ, तो मैं किसी भी एक साइड से करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने H लिखा और यहाँ भी H लिखा, ये इधर से अटैच हो सकता है और ये इधर से अटैच हो सकता है। क्लियर है, सरफेस पे ये H अटैच है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और इससे अटैच हुए। तो जो प्रोडक्ट आएगा आपकी बार हमारे पास, तो जैसे ही H अटैच हुआ, देखो ये दोनों क्या थे, प्लेन में होंगे। प्लेन में मतलब इस टाइप से, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो जैसे ही नीचे से ग्रुप अटैच हो रहा है, जैसे नीचे से ग्रुप अटैच हो रहा है, तो जो इस साइड के दो ग्रुप थे, जैसे ये दोनों है, तो देखो क्या बोला कि एक तरफ पीएच CH3 और नीचे से जैसे ही H अटैच होगा तो ये क्या होगा, ऊपर को टिल्ट हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, ऊपर के टिल्ट हो जाएगा। हाइब्रिडेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sp3। अभी हाइब्रिडेशन क्या था, अभी के टाइम हाइब्रिडेशन sp2 था, इसलिए एंगल 109 डिग्री। जैसे ही ये अटैच हुआ तो थोड़ा सा ये ऊपर आएगा, थोड़ा सा ये ऊपर आएगा, और एंगल क्या हो जाएगा आपकी बार यहाँ पे 109 डिग्री। क्लियर है, एंगल क्या होगा हमारा 109 डिग्री। तो जैसे ही आप इसको अटैच करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या बन गया, यहाँ पे एक H अटैच हुआ और यहाँ पे एक H अटैच हो गया, ये दो जगह अटैच हो गए। ये वाला जो ग्रुप था, हम क्या मान रहे हैं कि ये बिलो द प्लेन है, इस प्लेन के बिलो द प्लेन है। तो ये क्या होगा पीछे के साइड, तो मैं पीछे के साइड इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक ग्रुप को इधर और एक ग्रुप को इधर। तो ये हमारा अबव द प्लेन और ये हमारा बिलो द प्लेन। तो हमने क्या लिखा है इसको, पीएच, सॉरी यहाँ पे पीएच और आगे के साइड में क्या आ गया, CH3 आ गया। उस वाले में भी चेक करोगे तो क्या होगा, सेम चीज अवेलेबल होंगे, एक ये बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन। सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो रहा है, हाँ ये अबव द प्लेन। क्लियर है, तो अबव द प्लेन में कौन आ गया हमारे पास, CH3, और बिलो द प्लेन में कौन चला गया, H। अब क्या करना है, इसका फीचर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो एक काम और करो, इसको एक बार रोटेट कर लो, मतलब इस H को रोटेट करके ऊपर लेके चलिए। तो जब आप H को रोटेट करके ऊपर लेकर के चलेंगे तो फीचर प्रोजेक्शन कुछ इस टाइप का बनेगा, इधर एक H, इधर एक H, और एक ग्रुप बिलो, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि H को रोटेट किया, इस H को रोटेट करके हम ऊपर ले गए, तो ये H हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे हमने दो H लिख दिया, वो PH है नॉट H, ये PH है हमारा।
यस दिस इज पीएच। तो CH जैसे ही रोटेट किया तो ये H रोटेट करके यहाँ पे आया, तो PH CH3 क्या होगा, रोटेट करके नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे चला गया CH3 और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास PH आ जाएगा। उसी तरह इस वाले को रोटेट करो तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारा H आ जाएगा, इसको रोटेट किया तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ गया PH। अब फीसर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने इसका, याद करो फीसर कैसे ड्रॉ करते हैं इस वाले का, फीचर ड्रॉ करने आपको इसका, तो फीचर कैसे ड्रॉ करते थे, लाइन ड्रॉ कर दीजिए और क्या बताया, लेफ्ट साइड वाले को सीधा उठा के इधर रख देने का, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा H, लेफ्ट साइड में इसके क्या है CH3 और यहाँ पे PH, जो फ्रंट साइड में आगे की तरफ है, आपके तरफ है जो, उसमें से H को सीधा उठा करके इसके ऊपर रख देने का। उसी तरह इस नीचे वाले को क्या बोला था, रोटेट करके, इस टाइप से है ना, अगर ये इस टाइप से है तो क्या बोला था, इसको ऐसे रोटेट कर देने का और इसको सीधा वहां पे अटैच कर देने का, इस तरीके से अटैच करना है। तो देखो H को क्या किया हमने, H को हमने यहाँ पे रख दिया और CH3 क्या आ गए इधर को, PH क्या आ गए इधर को। देखिए अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो कौन सा आ गया, ये भी मीसोफॉर्म। वहीं पे अपोजिट साइड से अटैच कर रहे होते, अपोजिट साइड से अटैच कर रहे होते। अच्छा ये चीज बताओ कि ये इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, ये दोनों एक हैं, ये बात समझ में आ रही है कि ये दोनों एक हैं। कैसे एक हैं, तो क्या करेंगे आप लोग, CH3, जो CH3 है इसको रोटेट करके यहाँ भेजो, इस वाले को रोटेट करके यहाँ भेज दो, तो PH यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस ग्रुप को फिक्स रखो, यहाँ पे रोटेशन लगा दो, CH3 यहाँ, PH यहाँ और H यहाँ पे आ जाएगा ये वाला फॉर्म। नहीं समझे, देखो क्या बोला, इसको फिक्स रखा, PH को हमने, ये CH3 को हमने यहाँ भेजा, H को यहाँ भेजा और इसको यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे आ गए CH3, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया PH। उसी तरह नीचे वाले को अपोजिट साइड से रोटेट कर ले, तो इसको फिक्स रखा और इस वाले को यहाँ भेज दिया, इस वाले को यहाँ भेज दिया और इस वाले को यहाँ भेज दिया, तो CH3 यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया और PH यहाँ पे आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा, ज्यादा आसान होगा। करने क्या है इस वाले में, बस छोटा सा काम है कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, सेम साइड होना चाहिए ना, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ना, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको वर्टिकल लाइन में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। क्लियर है, समझा। तो जो नेक्स्ट सवाल है ये आप लोग करेंगे, 6 एंड 7 आप करेंगे, 8 9 10 भी आप करेंगे, 6 7 और 8 9 10 आप करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 9 10 में एक इंफॉर्मेशन रह गया है, इसको नोट करें, वन इक्विवेलेंट, आपके पास यहाँ पे वन इक्विवेलेंट ही है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का, वन इक्विवेलेंट है इसका मतलब एक ही बॉन्ड रिड्यूस होगा, और कौन सा रिड्यूस होगा ये अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रिड्यूस होगा। क्लियर है। इसके आगे के जो सवाल है वो मैं कराऊंगा 11th के आगे का, आप यहाँ 10 तक के क्वेश्चन को करके रखें। ओके, थैंक यू।